हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन 27 नवंबर 1895 को दुनिया में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। ये पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। चलिए अब हम कुछ और मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। पहली खबर है किसानों की, जहां किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करने से पहले शंभू बॉर्डर पर हिरासत में लिए गए हैं। इसके साथ ही किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जा सकेंगे। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान भाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और शंभू बॉर्डर के एक हिस्से को खोल दिया गया है। अब एक बड़ी खबर की ओर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई समस्या नहीं है तो आम जनता को क्यों होनी चाहिए। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इस पर भी टिप्पणी की कि अदालतें विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपद्रवियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को सख्त गाइडलाइन बनानी चाहिए। सरकार ने इस पर जवाब दिया कि ऐसी गाइडलाइन पहले ही बना दी गई है। अगली खबर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर मोबाइल फेंका। बाबा ने इसे मजाक में लिया और कहा कि उन्हें मोबाइल मिल गया है। यह घटना तब हुई जब यात्रा उत्तर प्रदेश के झांसी में जा रही थी। बाबा ने स्पष्ट किया कि यह किसी श्रद्धालु की गलती थी, कोई साजिश नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल को वापस कर दिया गया है। बताना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम की हिंदू एकता पदयात्रा में 1 लाख से ज्यादा भक्त शामिल हो चुके हैं और धीरेन्द्र शास्त्री की 120 लोगों की टीम इन भक्तों के लिए प्रसाद तैयार कर रही है। आइए आज की खबरों पर नजर डालते हैं। पेटीएम ने एक नई सुविधा लॉन्च की है जिसके तहत अब यूजर्स को अपना मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके यूपीआई लाइट वॉलेट का ऑटो टॉपअप भी होगा, जो हाल ही में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था। इस नई प्रणाली के चलते पेटीएम के उपयोगकर्ता अब पिन के बिना भी भुगतान कर सकेंगे और यूपीआई लाइट बुलेट में अधिकतम राशि 2000 रुपये तक रखी जा सकेगी। इसके अलावा हरियाणा राज्यसभा चुनाव से संबंधित अपडेट भी आया है। चुनाव के लिए नामांकन 3 दिसंबर से शुरू होंगे और परिणाम 24 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा सहित 6 राज्यों की राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इन राज्यों में 20 दिसंबर को वोटिंग होगी, जिसमें आंध्र प्रदेश की 3 सीटें और पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा उड़ीसा की एक सीट शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन सभी चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। राजनीतिक खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बाकी है। भाजपा विधायकों के साथ चर्चा के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेगी। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे के साथ मंत्रिमंडल गठन पर भी चर्चा की। दूसरी ओर विश्व बैंक ने त्रिपुरा और नागालैंड में वन प्रबंधन में सुधार के लिए 22 करोड़ 55 लाख डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत लगभग 400 गांवों में वन विस्तार और सुधार किया जाएगा। वहीं वेदांता समूह सऊदी अरब में तांबा परियोजनाओं में 2 अरब डॉलर का निवेश भी करेगा। भारत ने औद्योगिक डिजाइन संरक्षण कानून से संबंधित रियाद संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2025 में अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 से पहले किया जा सकता है। इस विषय पर सरकार के अंदर चर्चा जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि उन्हें देर रात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनकी स्थिति गंभीर नहीं है। चलिए आइए बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को पैन 2.0 बनवाने की आवश्यकता होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड 2.0 परियोजना से संबंधित सभी सवालों के उत्तर दिए हैं। आपको याद होगा कि एक दिन पहले केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में पैन 2.0 मिशन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे एक से अधिक पैन रखने वालों के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी और आपके पैन कार्ड पर एक QR कोड प्रिंट किया जाएगा। इसके साथ ही पैन कार्ड का डेटा भी और अधिक मजबूत होगा। हालांकि
सरकार का यह स्पष्ट करना है कि मौजूदा पैन कार्ड धारकों को पैन 2.0 के तहत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार आपके पते पर QR कोड प्रिंटेड नया पैन कार्ड भेज देगी जैसे ही यह योजना लागू होती है। अब एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्तमान में विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान केवल बातचीत से ही निकाला जा सकता है। एक इटालियन अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यदि यूरोप सिद्धांतों की इतनी परवाह करता है तो उसे रूस से अपने रिश्ते समाप्त कर लेने चाहिए। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं है, केवल बातचीत ही इस समस्या का हल निकाल सकती है। साथ ही उन्होंने एंटोनी ब्लिंकन सहित कई नेताओं से भी मुलाकात की और रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अब बांग्लादेश में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना पर नजर डालते हैं। हाल ही में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी के कारण भारत ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। भारत का कहना है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि हक मांगने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है। पिछले दिनों चटगांव में हिंदू मंदिरों पर हमले के बाद कई पंडित और धर्मगुरु इस हिंसा के खिलाफ खड़े हुए। बांग्लादेश में चिन्मय दास नामक संत की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने भी अपनी नाखुशी जाहिर की है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और अन्य प्रमुख धर्मगुरुज ने भी इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएस इलेक्शन के बाद बाजार में काफी बदलाव और हलचल देखने को मिल रही है। नए साल की तैयारियों में सभी ट्रेडर्स अपनी रणनीतियों को परिष्कृत कर रहे हैं और नई संभावनाओं के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं। ऐसे समय में एक सही प्लेटफॉर्म का चयन आपके ट्रेडिंग पोटेंशियल को अधिकतम कर सकता है। इसलिए मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को आसान और प्रभावी बना देगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है BlinkX। BlinkX आपको रियल टाइम अपडेट्स और इंटेलिजेंट वॉच लिस्ट प्रदान करता है, जिससे आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स और इंडेक्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म मुफ्त रिसर्च कॉल्स भी देता है, जो बताती है कि स्टॉक्स में कब एंट्री लेनी है, लक्ष्यों का क्या होना चाहिए और कितने समय में आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। BlinkX सिर्फ यही नहीं रुकता, यह आपको एडवांस टूल्स भी देता है, जैसे कि टेक्निकल चार्ट्स और स्ट्रेटेजी बिल्डर्स, जिससे आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों को आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं, बिना महंगी सलाहकार सेवाओं की जरूरत के। ये टूल्स आपको मार्केट के ट्रेंड्स और प्रमुख एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को समझने में मदद करते हैं, जो ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। BlinkX की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ट्रेडिंग को जीरो ब्रोकरेज और जीरो फंड ट्रांसफर फी के साथ लागत कुशल बनाता है। यानी आप इक्विटी, करेंसी, IPO और अन्य बाजारों में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिना किसी छिपे हुए चार्ज के। इसके कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स आपके बजट और ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार बिल्कुल उपयुक्त हैं, जैसे कि 199 रुपये में 2 महीने और 799 रुपये में 10 महीने के प्लान्स। तो यदि आप नए साल 2025 की तैयारी में ट्रेडिंग का अधिकतम पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हैं, तो अभी BlinkX को आजमाएं। लिंक मैंने विवरण में डाल दिया है, वहां क्लिक करें और अपने ट्रेड्स को अगले स्तर पर पहुंचाएं। अब एक अन्य खबर की बात करें। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब प्रदर्शनकारी 15 दिसंबर तक इसका विरोध नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय खच्चर और पालकी चलाने वालों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उनका मानना था कि नए रोपवे के निर्माण से उनकी दिहाड़ी और रोजगार पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। यह आयोजन 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और जम्मू में धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद यह पहला संविधान दिवस था। पुरानी संसद भवन में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो देश के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में था। इस कार्यक्रम में एक विशेष घटना भी देखने को मिली। जब राहुल गांधी अपने भाषण में थे, तब अचानक उनका माइक बंद हो गया और यह लगभग 6 मिनट तक बंद रहा। जब माइक चालू हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद किया जाएगा। वैसे संविधान दिवस के मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान का संस्कृत और मैथिली में अनुवाद भी जारी किया। यह पहली बार हुआ जब पुरानी संसद भवन में एक ही मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी एक साथ उपस्थित हुए। इसके अलावा संविधान की 7वीं वर्षगांठ पर एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया गया, जिसका अनावरण राष्ट्रपति मुर्मू ने किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में प्रेम बिहारी द्वारा लिखी गई थी,
जो उस समय के सबसे बड़े हाथ की लेखनी के कलाकार थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करें। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन यह 2 महीने पूर्व ही तैयार हो चुका था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि संविधान ने आपातकाल को देखा है और इसका सामना किया है, जो इसकी ताकत को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीश का भूमिका अक्सर तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया। ध्यान देने योग्य है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान आतंकियों द्वारा किए गए हमले की 16वीं बरसी भी थी और इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। सबसे पहले बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आज से स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने QI में सुधार के बाद आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली में भी धीरे धीरे QI में सुधार हो रहा है। हालांकि 2 दिन बाद एक बार फिर से QI 400 के पार चला गया। दिल्ली में अब क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलेंगी, जिसका अर्थ है कि कुछ कक्षाएं ऑनलाइन होंगी, जबकि उन क्षेत्रों में जहां प्रदूषण की स्थिति बेहतर है वहां ऑफलाइन कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। अगली खबर के अनुसार भारत के महिला आर्मी अधिकारियों के संदर्भ में एक रिपोर्ट सामने आई है। एक सीनियर आर्मी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि महिला अधिकारी अक्सर ईगो समस्या का शिकार होती हैं और वे कई बार मनमाने निर्णय लेती हैं। उनका प्रशिक्षण पुरुषों के समान नहीं होता है, जिससे जूनियर्स की समस्याओं को समझने में भी कठिनाई होती है। हिमाचल प्रदेश से आ रही और एक नई खबर यह है कि अब बीएड परीक्षा की अवधि 2 साल की बजाय 4 साल की होगी और छात्र 12वीं के बाद भी प्रवेश ले सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए नए निर्देश अगले शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से लागू होंगे। इसके अलावा एक पुरानी फिल्म पर 2003 में प्रतिबंध लगाया गया था, जो अब 22 साल बाद 2024 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अनुराग कश्यप की विवादास्पद फिल्म 5 अब CBFC से हरी झंडी प्राप्त कर चुकी है। हालांकि अभी तक रिलीज की तारीख निश्चित नहीं की गई है। फिल्म को पहले हिंसा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के चित्रण के कारण प्रतिबंधित किया गया था। इससे आगे बढ़ते हुए हमें यह भी दुखद समाचार मिला है कि शशि रुइया, जिन्होंने एसाद ग्रुप का नेतृत्व किया, का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे 80 वर्ष के थे और हम उनकी आत्मा को शांति की कामना करते हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि स्कूलों में कानूनी शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। इससे स्कूल के पाठ्यक्रम में कानूनी शिक्षा को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। एक रेल दुर्घटना की खबर भी आई है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक मालगाड़ी के 23 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें इंजन भी शामिल है। इस घटना के बाद 9 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी जनहानि का सामना नहीं करना पड़ा। उड़ीसा में 1 से 5 दिसंबर तक कोणार्क और रेत कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य पर्यटकों का स्वागत करना और छुट्टियों का खास अनुभव प्रदान करना है। हर साल उड़ीसा का पर्यटन विभाग इसे आयोजित करता है और इस बार यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। अब चलते हैं एक और रोचक खबर की ओर। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, जो अंतरिक्ष में अटकी हुई थी, अब धरती पर लौटने की तैयारी में है। उनकी वापसी के लिए स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान तैयार किया जा रहा है, जो उन्हें और अन्य 5 अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से वापस लाएगा। वहीं एक गंभीर खबर यह है कि भारत अरब में ड्रग सप्लाई के एक महत्वपूर्ण रूट के रूप में उभर रहा है। अफ्रीकी देशों तक भी ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं, जिसका कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए का है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने लगभग 6 टन ड्रग्स पकड़े थे। यह दर्शाता है कि इस रूट से अवैध कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में पूर्व राजघराने के बीच हिंसक झगड़े की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद धारा 163 लागू की गई है। लक्षराज सिंह ने सरकार के कुछ उच्च पदों पर बैठे लोगों पर आरोप लगाया है कि वे उनके घर में घुसने का दबाव बना रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के बीच राज्य सरकार ने कर्फ्यू वाले जिलों में आज से अनिश्चितकाल के लिए स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया है। महंगाई की स्थिति पर एक सकारात्मक रिपोर्ट भी सामने आई है।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि खेतों में अच्छी उपज होने के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई में कमी आएगी। दुनिया के कई देशों के बीच चल रहे तनाव ने आपूर्ति श्रृंखला पर असर डाला है, लेकिन इस साल फसल उत्पादन में कृषि के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि देश के 46% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका योगदान जीडीपी में केवल 18% है। इसके पीछे कई समस्याएं और खराब व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय में जल प्रलय का संकट गहरा हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ग्लेशियरों के बढ़ते आकार पर चिंता जताई है और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा भारतीय कृषक उर्वर सहकारिता समिति के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं असम राज्य के बारे में एक महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें असम कैबिनेट ने जिला मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने नया नाम श्रीमंत शंकरदेव नगर घोषित किया है, जो कि इसका पूर्व नाम भी था। भ्रष्टाचार पर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कर्नाटक में बंगलुरु की सड़कों के विकास में 46,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिकायत दी है। विज्ञान के क्षेत्र में एक नई स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 25 सालों में डेंगू का खतरा 60% तक बढ़ सकता है। मच्छर जनित रोगों का खतरा भी बढ़ रहा है और इसके पीछे 18% जलवायु परिवर्तन का योगदान है। वैज्ञानिकों ने 21 देशों में डेंगू के लगभग 15 लाख मामलों का विश्लेषण किया है, जिससे यह पता चल सके कि कई देशों में डेंगू क्यों अधिक फैल रहा है, खासकर अमेरिका और एशिया में। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के बाद की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है कि मुफ्त राशन की कालाबाजारी क्यों बढ़ रही है। कोर्ट ने सरकार को सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि यह स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।